हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी के हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे पास में एसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की हम आपसे बात करते हैं कि मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, जिनमें हम दो भूगोल वेताओं की बात करेंगे। जिनमें से एक भूगोल वेता तो हमारे पास में आते हैं, एक भूगोल वेता तो हमारे पास में आ रहे हैं जीन ब्रुन्स महोदय, और दूसरे भूगोल वेता हमारे पास में आ रहे हैं ई हंटिंगटन महोदय, यानी एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय। उन दोनों भूगोल वेताओं के अनुसार हम आपसे जिक्र करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार से यानी इन दोनों भूगोल वेताओं ने यानी जो हमारे पास में जो जानकारी रखी है, यानी मानव भूगोल के जो आवश्यक तथ्य हैं, इन आवश्यक तथ्यों की जानकारी किस प्रकार से रखी है, हम उन तथ्यों की बात करते हैं। एक तो जीन ब्रुन्स महोदय हैं, और हम मानव भूगोल में जो हमारा बीए पार्ट जो सेकंड का जो सिलेबस है, इस पाठ्यक्रमानुसार यदि हम आपसे बात करें तो हमारे पास में दो ही एसेंशियल फैक्ट्स आते हैं। एक तो जीन ब्रुन्स महोदय का, और दूसरा हमारे पास में जो फैक्ट आता है वह फैक्ट आता है किसका, एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय का। तो आज हम जो आपसे चर्चा करने जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के, यानी जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य, यानी जो एसेंशियल जो फैक्ट्स हैं उनकी हम आपसे बात कर रहे हैं। जीन ब्रुन्स महोदय का देखिए, हमारे पास में ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करता हूँ मैं आपसे। ये कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर की मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में आता है बीए पार्ट सेकेंड ईयर, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास में पेपर है मानव भूगोल। कौन सा भूगोल आ रहा है, यानी हम बात करते हैं मानव भूगोल की, ठीक है ना। मानव भूगोल का हमारे पास में जो टॉपिक आ रहा है आज, इस टॉपिक के हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, वह हमारे पास में टॉपिक है यानी एसेंशियल मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य। टॉपिक है मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य। हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों की। देखिए, हम बात करते हैं मानव भूगोल के जो आवश्यक तथ्य हैं, उन तथ्यों की हम आपसे बात कर लेते हैं। हम आपसे बात करें एसेंशियल हमारे पास में आता है एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एसेंशियल फैक्ट्स ऑफ
एसेंशियल फैक्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हम बात कर रहे हैं इस तथ्य की, ठीक है ना। यह है हमारे पास में तथ्य शामिल हो रहा है। हम आवश्यक तथ्यों की बात करते हैं। अर्थात हमारे पास में जो विचार आ रहे हैं मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों के लिए, पहले हमारे पास में भूगोल वेता आते हैं जीन ब्रुन्स महोदय। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं जीन ब्रुन्स के। हम इनके आपसे बात कर रहे हैं। जीन ब्रुन्स के हम विचार पढ़ेंगे मानव भूगोल से संबंधित। जो इसके आवश्यक तथ्य हैं उन आवश्यक तथ्यों के हम आपसे बात करेंगे। यानी जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार जो आवश्यक तथ्य हमारे पास में आ रहे हैं उन आवश्यक तथ्यों की हम आपसे क्या करेंगे? हम आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, यानी मानव भूगोल ने यानी आवश्यक मानव भूगोल के कुछ तथ्यों के आवश्यक वर्ग बताए हैं। उन आवश्यक तथ्यों में इन्होंने 6 वर्ग बताए हैं। कितने वर्ग बताए हैं? इन्होंने 6 वर्ग बताए। वो जो आवश्यक तथ्य हैं उन आवश्यक तथ्यों के इन्होंने कितने वर्ग बताए हैं? यानी इन्होंने 6 वर्गों में विभाजित किया है। मुख्य रूप से बात करते हैं कि जीन ब्रुन्स महोदय ने जो मानव भूगोल के जो वर्ग बताए हैं वो मोटे मोटे यदि हम बात करें तो इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। और इन 3 वर्गों को कितने तथ्यों में विभाजित किया है? इन 3 तथ्यों को उन्होंने 6 तथ्यों में विभाजित किया है, ठीक है ना। कितने तथ्यों में विभाजित किया है? यानी 6 तथ्यों में विभाजित किया है। देखिए, जीन ब्रुन्स महोदय ने जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के 3 वर्ग एवं 6 तथ्य 3 वर्ग एवं 6 तथ्य बताए हैं। यानी जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के 3 तो वर्ग बताए हैं और 3 वर्ग के साथ साथ उन्होंने कितने तथ्य बताए हैं? उन्होंने 6 तथ्यों का जिक्र किया है। कितने तथ्यों का जिक्र किया है? उन्होंने 6 तथ्यों का जिक्र किया है। यानी जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के 3 वर्ग एवं 6 तथ्यों का क्या किया है? जिक्र किया है। अब देखिए, ये जो 3 वर्ग हैं ना, ये जो 3 वर्ग हैं, ये इन 3 वर्गों को प्रत्येक वर्ग को 2 आवश्यक तथ्यों में रखा है। यानी यानी जीन ब्रुन्स महोदय हैं, इन जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के 3 वर्ग बताए हैं और 3 वर्गों के साथ साथ यानी आवश्यक कितने तथ्य बताए? 6 आवश्यक तथ्य बताए हैं। इस प्रत्येक 3 वर्ग को यानी प्रत्येक वर्ग को, अब देखिए प्रत्येक वर्ग जो इनका है, यानी प्रत्येक का मतलब ये जो 3 वर्ग बताए हैं,
प्रत्येक वर्ग को दो आवश्यक है। दो आवश्यक तथ्यों में विभाजित किया है। यानी ये जो तीन वर्ग आए हैं, इन तीन वर्ग के यानी प्रत्येक वर्ग को दो दो आवश्यक तथ्य में विभाजित कर दिया इन्होंने, दो दो आवश्यक तथ्य बताए हैं। अब हम बात करते हैं जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार यानी आवश्यक तथ्य यानी आवश्यक मानव भूगोल के क्षेत्र। यानी हम बात करें कि जीन ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल के 3 वर्ग एवं 6 तथ्य बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक वर्ग को दो आवश्यक तथ्यों में विभाजित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जीन ब्रुन्स के अनुसार मानव भूगोल का क्षेत्र निम्नलिखित है। देखिए, जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य। जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य हम बात कर लेते हैं। जीन ब्रुन्स महोदय के प्रथम वर्ग की, देखिए जीन ब्रुन्स महोदय के हम कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? प्रथम वर्ग की। देखिए, हम जीन ब्रुन्स महोदय के प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं। प्रथम वर्ग के आवश्यक तथ्य। यानी प्रथम वर्ग के हम कौन से तथ्यों की बात कर रहे हैं? हम प्रथम वर्ग के जीन ब्रुन्स महोदय ने जो 3 वर्ग सुझाए हैं, उन 3 वर्गों के हम प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं? हम प्रथम वर्ग की बात कर रहे हैं। हमारे पास में कौन सा वर्ग आ रहा है? हमारे पास में प्रथम वर्ग आ रहा है। ठीक है ना? कौन सा वर्ग आ रहा है? हमारे पास में प्रथम वर्ग आ रहा है। हम इस प्रथम वर्ग की बात करते हैं कि जीन ब्रुन्स महोदय ने प्रथम वर्ग में क्या यानी किन किन तथ्यों की हमारे को जानकारी उपलब्ध करवाई है। यानी जीन ब्रुन्स महोदय ने यानी प्रथम तथ्य के अंतर्गत मिट्टी का अनावश्यक अनुत्पादक उपयोग को बताया। देखिए, हम यदि आवश्यक रूप से इसके बेसिक के बारे में जानकारी आपसे प्राप्त करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन हम मेंशन करते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं और फिर आपसे हम जिक्र करते हैं जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार। यानी जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी का क्या बताया है? जीन ब्रुन्स महोदय ने महोदय ने क्या बताया? जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग का जिक्र किया है। जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी के कौन सा उपयोग का प्रयोग किया है? जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी का अनुत्पादक
जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी का अनुत्पादक किसकी बात की है? जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, कौन सा उपयोग है मिट्टी का? मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग की बात की है। कौन से उपयोग की बात की है? मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। उन्होंने ऐसा कहा है जीन ब्रुन्स महोदय ने कि वह भूमि जिसका किसी प्रकार से उपयोग में लिया जा रहा है लेकिन उसे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, इस प्रकार की भूमि को उन्होंने अनुत्पादक भूमि में शामिल किया है। उस भूमि को उन्होंने अनुत्पादक भूमि बताया है। अर्थात इसके अंतर्गत अनुत्पादक भूमि के अंतर्गत उन्होंने कितने तथ्यों को शामिल किया है? यानी अनुत्पादक भूमि के अंतर्गत उन्होंने 2 तथ्यों को शामिल किया है। कितने तथ्यों को शामिल किया है? इन्होंने 2 तथ्यों को शामिल किया है। हम बात करें कि हमारे पास में ये 2 तथ्य कौन से हैं? ऐसी भूमि कि जिससे उत्पादन नहीं होता है, जो यूज तो हो रही है, जो उपयोग में तो आ रही है, लेकिन उस भूमि से क्या नहीं होता है? उस भूमि से यानी उस भूमि का उपयोग नहीं होता है। यानी एक तो हमारे पास में आ रही है कि ऐसी भूमि जिस पर क्या बन जाए? हमारे मकान बन जाते हैं। यानी जिस भूमि पर मकान बन जाते हैं और जिस भूमि पर क्या बन जाती हैं? सड़कें बन जाती हैं, सड़क। यानी जीन ब्रुन्स महोदय ने मिट्टी के अनुत्पादक उपयोग के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं, अनुत्पादक उपयोग के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो उन्होंने इन 2 तथ्यों को शामिल किया है। एक तो उन्होंने शामिल किया है किसको? मकान को, और दूसरा शामिल किया उन्होंने सड़क को। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये भूमि अनुत्पादक भूमि के अंतर्गत शामिल होती है। इस भूमि का जब उपयोग कर लिया जाता है तो इससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है। ये विचार हैं जीन ब्रुन्स महोदय के, जो हमारे पास में प्रथम वर्ग का आवश्यक तत्व आ रहा है। उन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसी भूमि जिसके ऊपर हमने आवासीय क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट कर लिया, विकसित आवासीय क्षेत्र हमारा विकसित हो गया। जब वहाँ पर हमारा आवासीय क्षेत्र विकसित हो जाता है, जब वहाँ पर हमारा आवासीय क्षेत्र विकसित हो जाता है और उस भूमि पर हम किसका जाल बिछा देते हैं? उस भूमि पर हम सड़कों का जाल बिछा देते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है वह भूमि किस भूमि में शामिल हो जाती है? वह भूमि अनुत्पादक भूमि में शामिल हो जाती है। अर्थात उस भूमि से किसी प्रकार का क्या नहीं किया जा सकता है? यानी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए उन्होंने ऐसा कहा है कि एक तो मकान बनाने के लिए और एक सड़कों का जाल बिछाने के लिए विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। ये बात किसने की है? ये बात जीन ब्रुन्स महोदय ने कही है कि ऐसी भूमि जिसके बारे में यदि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कि ऐसी भूमि जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, जिसका हमने उपयोग सड़कों के अंतर्गत और हमने मकानों के अंतर्गत किया है, तो इस भूमि के अंतर्गत भूमि का कौन सा क्षेत्र आता है? इस भूमि के अंतर्गत भूमि का विस्तृत क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत हम भूमि के विस्तृत क्षेत्र को आवश्यकता होती है, क्योंकि जितने क्षेत्र के अंतर्गत, यानी जितना क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, जितना क्षेत्र मकान और सड़कों के अंतर्गत आएगा, उससे प्रत्यक्ष प्रकार से किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी उस भूमि से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि इस भूमि से, यानी ये मकान और सड़कों के अंतर्गत प्रयुक्त हो गई है, इस भूमि से क्या नहीं होता है? यानी इस भूमि से क्या नहीं होता है? इस भूमि से प्रत्यक्ष उत्पादन, इस भूमि से प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है। अर्थात इसके अंतर्गत भूमि भी कौन सी शामिल हो रही है? यानी विस्तृत भूमि का क्षेत्र शामिल हो रहा है, लेकिन इससे क्या नहीं होता है? इससे क्या नहीं होता है? प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
यानी प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है। यानी इस मकानों के अंतर्गत और सड़कों के अंतर्गत भूमि का विस्तृत क्षेत्र शामिल होता है, लेकिन जीन ब्रुन्स महोदय ने ऐसा कहा है कि इस प्रकार की भूमि जो मकान और सड़कों के अंतर्गत प्रयुक्त होती है, यानी उससे किसी प्रकार का कौन सा उत्पादन नहीं होता है, उसे किसी प्रकार का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है। अतः जीन ब्रुन्स महोदय ने इस प्रकार की भूमि को कौन सी भूमि कहा है, अनुत्पादक भूमि में शामिल किया है कि ये जो भूमि मकानों और सड़कों के अंतर्गत प्रयुक्त होती है, जिससे किसी प्रकार का प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं किया जाता है, इस प्रकार की भूमि को जीन ब्रुन्स महोदय ने अनुत्पादक भूमि के अंतर्गत क्या किया, अनुत्पादक भूमि के अंतर्गत शामिल किया है। यानी जो मानव है ना, मानव अपने मकानों का निर्माण यानी अपने वातावरण में जो सामग्री प्राप्त होती है उस सामग्री के अनुसार करता है। मानव क्या करता है, मानव जो अपने मकानों का निर्माण करता है, जिस भी स्थान पर मानव अपना मकान बनाता है तो वहाँ के वातावरण में जो उसको रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए, जो उसको सामग्री उपलब्ध होती है, उस सामग्री के अनुसार ही क्या करता है, उस सामग्री के अनुसार ही अपने मकानों का निर्माण करता है। क्या करता है, यानी उस सामग्री के अनुसार ही क्या करता है, अपने मकानों का निर्माण करता है। अतः जीन ब्रुन्स महोदय ने ऐसा कहा है कि मानव अपने मकानों का निर्माण कैसे करता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि जिस वातावरण में मानव रहता है उस वातावरण में मानव को जो सामग्री प्राप्त हो रही है, यानी जो भी सामग्री उसको प्राप्त होती है, उसी सामग्री का उपयोग करके और मानव क्या करता है, मानव मकानों का निर्माण करता है। यानी देखिए जो सड़कें हैं ना, ये सड़कें मकानों के आने जाने के क्या होते हैं, मार्ग होते हैं। यानी सड़क उन्होंने जीन ब्रुन्स महोदय ने ऐसा कहा है कि ये सड़कें हैं ना, ये सड़कें मकानों के आने जाने के मार्ग होते हैं। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं मार्ग, ये एक पगडंडी के रूप में हो सकते हैं, ये एक संकरे रास्ते के रूप में हो सकते हैं, ये एक विस्तृत रास्ते के रूप में हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें मकानों तक आने जाने के मार्ग होते हैं, यानी मकानों की कनेक्टिविटी होती है, मकानों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी जो उन्होंने सड़कों के जाल के बारे में बात की है, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि सड़कें वह मार्ग होते हैं जो मानव को मकानों तक पहुंचाने का, मानव के अप्रोच बनाने का कार्य करती हैं। अर्थात सड़कें मुख्य रूप से संकरी हो सकती हैं, सड़कें मुख्य रूप से विस्तृत हो सकती हैं। यह मार्ग एक पगडंडियों के रूप में, किसके रूप में, यह मार्ग एक हमारे पास में पगडंडियों के रूप में भी यह मार्ग हो सकते हैं। और एक पूर्ण विकसित तंत्र ही परिवहन में सड़कों का तंत्र हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा है कि परिवहन में यदि हम किसी पूर्ण तंत्र की बात करते हैं, यदि परिवहन में हमारे पास में कोई पूर्ण तंत्र आता है, हम ये कहें कि साहब प्रत्येक घर तक क्या सड़क पहुंच रही है, क्या डोर टू डोर पहुंच रही है, क्या ऐसे क्षेत्र जहां पर यानी मानव का पहुंचना अगम्य है, लेकिन मानव ने अपने श्रम तकनीकी की सहायता से वहां तक भी सड़क मार्ग का जाल बिछाने का प्रयास किया है, तो हम ये कह सकते हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि सड़क मार्ग एक ऐसे मार्ग होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित मार्गों में शामिल होते हैं। कौन से मार्गों में शामिल होते हैं, जो पूर्ण रूप से हमारे पास में विकसित मार्गों में शामिल होते हैं। यानी मकान और जो सड़क होती हैं, यानी मकान और जो सड़कें हैं, इनके निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। यानी जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार मकान और सड़कों के निम्नलिखित तथ्य हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी मकान और सड़कों के, देखिए अगला फैक्ट आता है मकान एवं सड़कों के निम्नलिखित
तथ्य हो सकते हैं। अब देखिए, मकान और सड़कों के हम आवश्यक तथ्यों की बात कर लेते हैं। किसके अनुसार? हम जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार बात कर लेते हैं। पहला उन्होंने जो तथ्य सुझाया है, यदि मैं पहले तथ्य की आपसे बात करूं, पहला तथ्य हमारे पास में आ रहा है मकानों के भेद। उन्होंने प्रथम तथ्य के बारे में क्या बताया है? मकानों के भेद। दूसरा तथ्य है मार्ग यानी सड़कों एवं मार्ग की क्या भौतिक विशेषताएं। सड़कों एवं मार्ग की भौतिक विशेषताएं मानवीय बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं एवं भेद। चौथा हमारे पास में इन्हीं का ही चौथा हमारे पास में तथ्य आता है मानवीय बस्तियों का मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण स्थिति हम बात करते हैं भौगोलिक बस्तियों का स्थानीयकरण स्थिति प्रकीर्ण एवं सघन बस्तियां मानवीय बस्ती की आधारभूत मानवीय बस्ती की आधारभूत क्यारियां जिनके ऊपर यानी क्यारियां जिनके ऊपर जनसंख्या के समस्त
केंद्रों का विकास होता है, जिनके अंतर्गत समस्त केंद्रों का निर्माण होता है। मानव बस्तियों की सीमाएं मानव बस्तियों की सीमाएं मानव बस्तियों की सीमाएं एवं स्थानीयकरण के तथ्य एवं स्थानीयकरण के तथ्य। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार नगरीय समूह एवं राजमार्ग, नगरीय समूह एवं राजमार्ग। नेक्स्ट आ रहा है नगरीय संचार, नेक्स्ट हमारे पास में आया नगरीय संचार एवं गठबंदी। इसके अंतर्गत है नगर की इसके अंतर्गत बात करें हम नगर की रूपाकृति और भौगोलिक विशेषताएं और भौगोलिक विशेषताएं यानी और हम बात कर रहे हैं भौगोलिक विशेषताओं के यानी और हमारे पास में आई हैं भौगोलिक विशेषताएं। नेक्स्ट आ रहा है संचार का कौन सा भूगोल, संचार का सामान्य भूगोल। संचार का सामान्य भूगोल। देखिए मकान एवं सड़कों के निम्नलिखित तथ्य हो सकते हैं। तो मकान एवं और सड़कों के हम निम्नलिखित तथ्यों की बात करें तो उन्होंने ये 7 प्रकार के तथ्य बताए हैं मकानों से संबंधित और सड़कों से संबंधित। सबसे पहले आता है मकानों के भेद, यानी जिस जीन ब्रुन्स महोदय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि जिस स्थान विशेष पर हमारे को जो मकान ग्रामीण संस्कृति जैसे दिखाई देते हैं, ऐसी संस्कृति जिसमें ग्रामीण प्रवेश दिखाई देता है वह ग्रामीण प्रकार के मकान कहलाए।
और ऐसे अधिवास जहाँ पर हमारे को संस्कृति की झलक शहरी दिखाई देती है, इस प्रकार के मकानों को हमने नगरीय अधिवास कहा है। तो हम अधिवासों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। यदि जो अधिवास हमारे पास में आ रहे हैं, यदि हम इन अधिवासों की बात करें आपसे, तो अधिवास हमारे पास में दो प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, हमारे पास में जो पहला अधिवास आता है वह अधिवास तो क्या हो सकता है, ग्रामीण अधिवास, यानी ग्रामीण अधिवास हो सकता है। एक अधिवास तो हमारे पास में आ गया, कौन सा, ग्रामीण अधिवास। और दूसरा जो हमारे पास में आ रहा है उसको कहते हैं नगरीय अधिवास। कौन सा अधिवास बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे नगरीय अधिवास। कौन सा अधिवास बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे नगरीय अधिवास। देखिए, मकानों के भेद तो मकान दो प्रकार के हैं, एक ग्रामीण मकान, दूसरे शहरी मकान। ग्रामीण मकान प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े हुए मकान होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। मकानों के बीच की दूरियां अधिक होती हैं, किसान अपने खेतों पर मकान बनाता है। इस प्रकार के जो मकानों को हमने शामिल किया है, इस प्रकार के मकानों को हमने किसके अंतर्गत शामिल किया है, इस प्रकार के मकान हमारे पास में कौन से मकान आए हैं, इस प्रकार के मकान हमारे पास में ग्रामीण मकानों के अंतर्गत आए हैं। किसके अंतर्गत आए हैं, इस प्रकार के मकान हमारे पास में ग्रामीण मकानों के अंतर्गत क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। ठीक है ना, यह है हमारे पास में ग्रामीण मकान कहलाए। अगला जो हमारे पास में आता है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवासों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, लोगों में द्वितीय तृतीय और चतुर्थक व्यवसाय की अधिकता होती है, शिक्षा का स्तर अच्छा होता है, सड़कों का जाल अधिक होता है, गैर प्राथमिक कार्यों से संबंधित, गैर कृषि कार्य या गैर प्राथमिक कार्यों से संबंधित यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। तो हमारे पास में मकानों के भेद कितने प्रकार के आ गए, हमारे पास में जो मकानों के भेद आए हैं वह मकानों के भेद दो प्रकार के भेद आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिए कि इस प्रकार के जो अधिवास हमारे पास में आए हैं, इस प्रकार के अधिवासों को, मकानों के भेद को हमने दो भागों में शामिल किया है। सड़कों एवं मार्ग की भौतिक विशेषताएं। सड़कों और मार्गों की भौतिक विशेषताएं क्या हो सकती हैं जीन ब्रुंस महोदय के अनुसार? तो मार्ग कह दो या एवं सड़क कह दो, इसका मतलब हम बात करते हैं फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स की, यानी उन भौतिक विशेषताओं की। भौतिक विशेषताओं का मतलब ये होता है कि हम इसका संबंध जोड़ते हैं स्थलाकृति से, फिजियोग्राफिक डिवीजन से जोड़ सकते हैं। यानी सड़कों की जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषता का मतलब जो मूलभूत विशेषताएं होती हैं, जैसे सड़कें ऐसे सड़कों का जाल ऐसे क्षेत्र में भी, सड़क मार्गों का जाल ऐसे क्षेत्र में भी बिछाया जा सकता है जहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ या असमतल होता है। अगला हमारे पास में फैक्ट आता है कि सड़कें यानी मानव के डोर से डोर को जोड़ने का, यानी द्वार से द्वार को जोड़ने का कार्य करते हैं। सड़क मार्ग यदि एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय सड़क मार्ग कहते हैं। यदि एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ता है तो उसे अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग कहते हैं। यदि एक ज़िले को दूसरे ज़िले से जोड़ता है तो जिला सड़क मार्ग कहते हैं। और यदि ज़िले के किसी कस्बे को जोड़ता है, यदि ज़िले के किसी टाउन को जोड़ता है या बड़े किसी गांव समूह को जोड़ता है तो उनको स्थानीय सड़कों के नाम से जाना जाता है। और यदि किसी फ्रंटियर एरिया में, किसी सीमांत एरिया में यदि सड़कों का जाल बिछाया जाता है तो उनको हम सीमांत सड़कों के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से बात करें कि सड़कों की जो भौतिक विशेषताएं हैं, सड़कें ऐसे क्षेत्र में भी विकसित हो सकती हैं जहाँ का धरातल ऊबड़ खाबड़ या असमतल होता है। अर्थात किसके अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी जीन ब्रुंस महोदय के अनुसार। तो जीन ब्रुंस महोदय ने क्या कहा है? जीन ब्रुंस महोदय ने ये कहा है कि सड़कें सघन वनस्पति वाले क्षेत्र में भी हम बिछा सकते हैं, सड़कें असमतल धरातल वाले क्षेत्र में भी बिछा सकते हैं, सड़कें डोर टू डोर को कनेक्टिविटी का कार्य करती हैं, सड़कें औद्योगिक क्षेत्र में भी सड़कों का जाल बिछाया जा सकता है, सड़कें जो जहाँ पर खनन का क्षेत्र होता है, जहाँ पर खनिजों का उत्खनन किया जाता है, उस वाले क्षेत्र में भी हम बिछा सकते हैं। ये सड़कों की मूलभूत आवश्यकताएं, ये सड़कों की भौतिक फिजिकल आवश्यकताएं होती हैं। अर्थात सड़कों एवं मार्ग की भौतिक विशेषताएं। मानवीय बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं एवं भेद। यदि मानव की बस्तियों की बात करें जिसमें सघन बस्तियां हैं,
जिसमें सघन बस्तियां हैं, जिसमें प्रकीर्ण बस्तियां हैं। सघन बस्तियों को हम गुच्छित बस्तियां कहते हैं, उन्हीं को हम सहत बस्तियां कहते हैं। अब यानी अखंडित बस्तियां या खंडित बस्तियां कहते हैं अपन, ठीक है ना। उनकी प्रमुख विशेषताएं, मानव की बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? मानव बस्तियों की यह विशेषताएं होती हैं कि मानव अपने वर्ग या अपने कबीले के अनुसार जिस वातावरण में रहता है, वहाँ का जैसा वातावरण होता है, उसी के अनुसार ही वहाँ पर अपने यानी किसका बस्तियों का निर्माण कर ले हो सकता है कि मानव का मकान किसी सघन वन क्षेत्र में हो तो वहाँ पर वनीय बस्ती का निर्माण हो जाएगा। मानव का मकान किसी खनन वाले क्षेत्र में होते हैं तो वह खनन बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। यदि मानव का विशाल समूह किसी परिवहन क्षेत्र के आसपास में रहता है तो वहाँ पर परिवहन नगर या परिवहन बस्ती का निर्माण हो जाएगा। अर्थात मानव का जो फंक्शनल जो वर्क होता है ना, मानव का यानी जो यानी कार्यात्मक क्षमता होती है ना, और कार्यात्मक क्षमता के आधार पर मानव जिस स्थान विशेष पर अपने मकान का निर्माण कर लेता है, यानी मानव अपने कार्यात्मक क्षमता के आधार पर जिस स्थान विशेष पर जिस मकान का निर्माण कर लेता है, यानी वहीं पर उसी कार्य के आधार पर ही उन बस्तियों के क्या हो जाते हैं, उन बस्तियों के भेद हो जाते हैं। जैसे एक मछुआरे के द्वारा समुद्र तट के पास में कोस्टल एरिया में सी कोस्टल एरिया में मछलियों को पकड़ना, तो मछुआरा बस्ती का निर्माण हो जाता है। अर्थात यानी कोई स्थान विशेष पर जहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, यानी जहाँ पर उत्खनन का कार्य किया जाता है और उसके आसपास में यदि किसी बस्ती का निर्माण हो जाता है तो उसे उत्खनन नगर या उत्खनन बस्ती कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि मानव के द्वारा जिस स्थान विशेष पर जो कार्य किया जाता है, यानी जिस स्थान विशेष पर जो कार्य किया जाता है, तो उसी कार्य के आधार पर यदि हम आपसे बात करें, उसी कार्य के आधार पर उस बस्ती का क्या हो जाता है, उस बस्ती का निर्माण हो जाता है। तो हम बस्तियों के भेद में ही बस्तियों की विशेषताएं हैं कि जहाँ पर जिस बस्ती का निर्माण होगा, मान लीजिएगा किसी स्थान विशेष पर वन बस्ती का निर्माण हो रहा है, वन बस्ती बन रही है, तो वन बस्ती की विशेषताएं क्या होंगे कि ऐसा बस्ती क्षेत्र जहाँ पर सघन वनों का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उन वनों में इमारती लकड़ी होती है, तो मानव अपने आजीविका उस लकड़ी आधारित यानी उस वन आधारित उद्योगों के द्वारा चलाता है। यानी जिस स्थान विशेष पर जिस प्रकार की बस्ती बसेगी, उसी के नामकरण के आधार पर वहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, वहाँ पर बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण, स्थिति, प्रकीर्ण एवं सघन बस्तियाँ मानवीय बस्तियों की आधारभूत क्यारियाँ जिनके ऊपर जनसंख्या के समस्त केंद्रों का विकास होता है। मानव बस्तियों की सीमाएं एवं स्थानीयकरण के तथ्य। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मानव बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण। क्या कारण है कि मानव अपने बस्तियों के निर्माण के लिए एक स्थान विशेष का ही चयन करता, एक भौगोलिक स्थान विशेष का ही चयन करता है, यानी उसी ज्योग्राफिकल जो पैलेस होता है उसी का ही चयन क्यों करता है, यानी उस भौगोलिक स्थानीयकरण। इसका मतलब मानव जिस स्थान विशेष पर अपने बस्ती का विकास करना चाह रहा है, मानव जिस स्थान विशेष पर अपने बस्ती का डेवलपमेंट करना चाह रहा है, इसका मीन्स ऐसा हो गया कि मानव को वह उस स्थान विशेष के जो भौगोलिक कारक हैं, यानी जो फिजियोलॉजिकल यानी जो वहाँ के यानी फिजियोलॉजिकल जो वहाँ के इफेक्ट हैं, वह फैक्टर मानव को आकर्षित कर रहे हैं। यदि मानव एक शिकारी प्रवृत्ति का कार्य कर रहा है, यानी मानव का व्यवसाय शिकार है, हंटिंग है, यानी आखेट है, तो मानव अपने आप को सुरक्षित जंगल में महसूस करेगा, वीरान क्षेत्र में महसूस करेगा, दुर्गम क्षेत्र में महसूस करेगा, जहाँ पर बाकी के लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, तो उसके कार्य में किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अर्थात हम बात करते हैं कि वह जंगल वाला क्षेत्र मानव की उस बस्ती को विकसित करने में अपना स्थानीयकरण का योगदान देता है, क्योंकि मानव जिस स्थान विशेष पर रह रहा है, जहाँ पर रह रहा है, वहाँ के स्थान विशेष के कारक इतने प्रभावी कारक हैं
बस्ती निर्माण करने के लिए वह भौगोलिक कारक कितने प्रभावी कारक हैं, मानव ने यानी उन भौगोलिक कारकों की मजबूती के आधार पर ही अपने बस्तियों का क्या कर लिया है, निर्माण कर लिया। स्थिति कि जिस स्थान विशेष पर मानव रह रहा है उसका लोकेशन कैसा है, उसकी स्थिति कैसे, क्या केंद्रीय स्थिति है या क्या गौण स्थिति है, क्या महत्वपूर्ण स्थिति है या जितने महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए उतने महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है। प्रकीर्ण एवं सघन बस्तियाँ यानी जिस स्थान विशेष पर मानव जनसंख्या का विशाल जमाव पाया जाता है और घरों के मध्य यानी आवासों के मध्य दूरी नहीं होती है, मकान पास में सट कर के बनाए जाते हैं और उस बस्ती में काफ़ी लोगों की तादाद रहती है, काफ़ी लोगों की संख्या रहती है, तो इस प्रकार की बस्ती को हम सघन बस्ती के नाम से संबोधित करते हैं। हमारे पास में प्रकीर्ण बस्ती आती है। प्रकीर्ण बस्ती में क्या होता है, मकानों के मध्य दूरियां होती हैं और उनमें रहने वाले जो मानव समुदाय का एक जो बड़ा वर्ग होता है, या तो वो अपने किसी खेत विशेष पर मकान बनाते हैं या वो ऐसे क्षेत्र पर मकान बनाते हैं जहाँ पर उनके आसपास में जितने उनका भौगोलिक दायरा होता है उन भौगोलिक दायरे में उनकी एक ही बस्ती होती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो मकानों के मध्य की दूरी होती है वो मकानों के मध्य की दूरी भी अधिक होती है और उस भूभाग में जितने भूभाग पर उस मानव समुदाय का मकान है, उस परिवार का मकान है, तो उन पर उनका मालिकाना हक होता है। इस कारण से जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या है वह भी वहाँ पर क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। मानवीय बस्ती की आधारभूत क्यारियाँ यानी ऐसे बिंदुज ऐसे पॉइंट्स यानी जिनके ऊपर जनसंख्या के समस्त केंद्रों का विकास होता है, यानी जनसंख्या के जो समस्त केंद्र हैं, जनसंख्या के समस्त केंद्र हैं, उनका क्या होता है, वहाँ पर विकास होता है। हम वहाँ पर बात कर रहे हैं उन केंद्रों पर क्या होता है, विकास होता है। अर्थात मानव ने ऐसे ज्योग्राफिकल बिंदुज के पॉइंट्स का चुनाव किया है जहाँ पर मानव को विभिन्न प्रकार की क्या प्राप्त हो रही हैं, मानव को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मानव बस्तियों की सीमाएं एवं स्थानीयकरण के तथ्य यानी लिमिट्स ऑफ यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी मानव बस्तियों की सीमाएं। इसका मतलब सीमा का मतलब होता है यानी कहाँ तक मानव बस्तियों का निर्माण कर सकता है। मानव आसानी से जिस स्थान विशेष तक पहुँचा है, मानव आसानी से जिस स्थान विशेष तक पहुँचा है, मानव ने वहीं तक ही क्या किया है, मानव ने वहीं तक ही बस्तियों का क्या किया है, मानव ने वहीं तक ही बस्तियों का निर्माण किया है। जब मानव ने वहीं तक ही बस्तियों का निर्माण किया है तो मानव बस्तियों के सामने क्या सीमाएं आई। यदि मानव की बस्ती किसी पर्वतीय क्षेत्र के पास में बस गई और बस्ती का आकार परिधि की ओर बढ़ रहा है तो मानव उस पर्वत को पार करके उस पार बस्ती का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जिस ग्रुप में रहना चाहता है, जिस समूह में रहना चाहता है, वह समूह से दूर हो जाएगा। तो वो बस्ती के लिए बाधा आ गई, बस्ती के लिए सीमा आ गई। अगली सीमा आती है कि कोई जलीय स्रोत है तो मानव की बस्तियां जलीय स्रोत से दूर बस्ती जलीय स्रोत के कोस्टल एरिया तक आ गई है, उसके किनारे तक, उसके तट तक आ गई है, तो मानव उस जलीय क्षेत्र में अपनी बस्ती का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह जलीय क्षेत्र मानव के लिए किसका कार्य कर रहा है, वह एक बाधा रूपी कार्य कर रहा है, मानव बस्तियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये सीमाएं हैं बस्तियों की। स्थानीयकरण के तथ्य अभी मैंने बात की थी कि एक स्थान विशेष पर बस्ती को बसाने के लिए आकर्षित करने वाले कारक, जहाँ पर जल की सुविधा हो सकती है, परिवहन की सुविधा हो सकती है, सुरक्षा संबंधी कारक वहाँ पर प्रभावी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बात करें परिवहन की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, आसपास में कोई अच्छा सांस्कृतिक केंद्र हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें औद्योगिक एरिया पास में हो सकता है, मानव को व्यवसाय जिसे आसानी से प्राप्त हो रहा हो, मानव की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो वहाँ से सॉलिड होती है, क्योंकि उद्योगों में मानव को 12 महीने रोजगार मिलता है। ये सारे कारक यानी मकान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उसमें रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ आपसे, ये सारे कारक बस्तियों के स्थानीयकरण के प्रमुख तथ्यों में शामिल होते हैं।
आगे बात करते हैं नगरीय समूह एवं राजमार्ग। यानी नगरीय समूह यानी नगरों में जो विशाल जनसंख्या की तादाद पाई जाती है, यानी विशाल जनसंख्या का जो तादाद पाया जाता है, यानी जो नगर होते हैं, तो नगरों का विकास कहाँ से होता है? नगरों का विकास यानी न्यूक्लियर क्षेत्र से, यानी नगर के एक केंद्र से होता है। सबसे पहले कोई सड़क मार्ग किसी सड़क मार्ग को समकोण पर आकर के काटता है और वहाँ से नगरीय बस्तियों का निर्माण उस केंद्र से बाहर की ओर चलता रहता है। यानी सबसे पहले यानी जो नगरीय बस्तियाँ होती हैं, उन नगरीय बस्तियों के मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले कोई सड़क मार्ग आकर के और किसी मार्ग को कहाँ पर काटेगा? किसी मार्ग को आकर के समकोण पर काटेगा और इस समकोण से इस केंद्र से यहाँ पर किसका निर्माण होता रहता है? यानी बस्तियों का निर्माण बाहर परिधि की ओर होता रहता है। अब यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं इतनी अधिक होती हैं कि मानव बस्तियों का यहाँ पर एक विशाल जमाव दृष्टिगोचर होने लग जाता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजमार्ग ने समूह के विकास का काम किया है। जो यहाँ पर राजमार्ग संबंधी जो कारक आया, इस राजमार्ग संबंधी कारक ने यहाँ पर बस्ती को बसाने में अपने मजबूती के साथ अपना योगदान दिया है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की बस्ती का निर्माण यहाँ पर तभी हुआ है जब यहाँ पर यानी कोई न कोई राजमार्ग का विकास हो सकता है। वो एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहा हो, वो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ रहा हो, कोई स्थानीय सड़क हो सकती है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार नगरीय समूह का विकास राजमार्गों के किनारे या किसी सड़क या परिवहन मार्गों के पास में ही होता है। नगरीय संचार एवं गठबंदी, जिसमें नगर की कौन सी आ जाती है? नगर की रूपा आकृति। नगर की आकृति यानी नगर का उसमें रूपाकृति का मीन्स हो जाता है। हम बात करें फिजियोगेनोमाई, यानी फिजियोगेनोमाई की हम आपसे बात करें कि वहाँ पर उस नगर का रूप कैसा है, किस प्रकार का नगर है वो। क्या वह प्राचीन नगर है? क्या वह मध्यकालीन नगर है? क्या वो आधुनिक नगर है? अब उस नगर का शैप कैसा है? उस नगर में किस प्रकार के यानी रंगों का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार के वहाँ के मकानों की शैप है, यानी उसकी रूपाकृति कैसी है? और भौगोलिक विशेषताएं उस नगर की फिजिकल जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, उस नगर का विकास कहाँ पर हुआ, उस नगर की स्थापना किस स्थान विशेष पर, क्या वो महत्वपूर्ण स्थान है? यदि महत्वपूर्ण स्थान है तो किस दृष्टि से वह महत्वपूर्ण स्थान है? यानी महत्वपूर्ण सुरक्षा की दृष्टि से है, प्रशासनिक दृष्टि से है, शिक्षा की दृष्टि से है, उद्योगों की दृष्टि से है। वो नगर किस दृष्टि से वह महत्वपूर्ण नगरों में शामिल है, उसकी भौगोलिक विशेषता क्या? संचार का सामान्य भूगोल यानी कम्युनिकेशन का जो यानी जनरल ज्योग्राफी है, हम आपसे बात करते हैं विद्यार्थियों। देखिए कि संसार का जो सामान्य हमारे पास में भूगोल आता है, इस संसार के यदि हम सामान्य भूगोल में आपसे बात करना चाहें तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में जो कारक आता है, यदि उस कारक की हम आपसे बात करें तो हमारे पास में कारक वह आता है, उस कारक की हम आपसे बात कर रहे हैं कि राजमार्गों के पास में संचार का विकास होगा। राजमार्ग एक ऐसा मूलभूत फैक्टर है, यदि हम बात करें कि राजमार्ग एक ऐसा मूलभूत फैक्टर है यानी जहाँ पर संचार का विकास हो रहा है, अर्थात संचार का जो सामान्य भूगोल होता है जिसको अपन मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें संचार के विभिन्न माध्यम आते हैं कि जिस स्थान विशेष पर जैसे जैसे नगर का विकास होता जाता है वैसे वैसे वहाँ पर संचार का सुदृढ़ और मजबूत विकास यानी सुदृढ़ और मजबूत विकास होता जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों के जीवन में जटिलताएं आती जाती हैं, लोगों के पास में समय का अभाव होता है। इस कारण से लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक संस्था से दूसरे संस्था, एक व्यक्ति एक किसी संस्थान में कोई मैसेज करना हो या किसी प्रकार का कोई संदेश भेजना हो तो इस प्रकार के कार्यों को वो गमनागमन के माध्यम से नहीं करेगा, वह संदेश के माध्यम से ही करेगा। और जहाँ पर नगर का विकास हो जाएगा तो वहाँ पर संचार का विकास अवश्य होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो जीन ब्रुन्स महोदय ने
जो यानी कम्युनिकेशन का जो कारक है उसको बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्होंने ऐसा कहा है कि नगरीय क्षेत्र के पास में ही संचार के क्षेत्र का विकास हो जाएगा। यानी वर्तमान की जो ये इनोवेशन है, वर्तमान का जो ये तकनीक है, संचार जो यानी संचार क्रांति आई है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर के विभिन्न प्रकार के हमारे संचार के साधन हैं, उन सभी साधनों का यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो जीन ब्रुन्स महोदय का हमारे पास में कौन सा वर्ग हो गया, प्रथम वर्ग के आवश्यक तथ्य हो गए। कौन से वर्ग के, प्रथम वर्ग के आवश्यक तथ्य हो गए। अब हम बात करते हैं जीन ब्रुन्स महोदय के सेकंड वर्ग की बात कर लेते हैं कि सेकंड वर्ग में जीन ब्रुन्स महोदय ने क्या सुझाया है, क्या सुझाव दिया है हमारे को, किसके बारे में बताना चाह रहा है जीन ब्रुन्स महोदय, किसके बारे में हमारे को बताना चाह रहा है, हम उसकी आपसे बात कर रहे हैं। जीन ब्रुन्स महोदय के जो प्रमुख विचार आए हैं उनकी हम किसके अंतर्गत बात कर रहे हैं, हम आपसे दूसरे वर्ग के अंतर्गत बात कर रहे हैं। देखिए हमारे पास में आ रहा है जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है दूसरे वर्ग के आवश्यक तथ्य। कौन से वर्ग के आवश्यक तथ्य हमारे पास में आ रहा है, दूसरे वर्ग के आवश्यक तथ्यों की हम बात कर रहे हैं कि जीन ब्रुन्स महोदय का कौन सा वर्ग शामिल हो गया हमारे पास में, यानी हम बात कर रहे हैं दूसरा वर्ग। कौन सा वर्ग शामिल हो गया, हम दूसरे वर्ग की बात कर रहे हैं। दूसरा वर्ग आता है वनस्पति जगत एवं जंतु जगत पर मानव की विजय। जो हमारे पास में दूसरा वर्ग आ रहा है जीन ब्रुन्स महोदय का, उसमें बताया है वनस्पति जगत एवं जंतु जगत पर मानव की क्या बात करें, वनस्पति जगत एवं जंतु जगत पर मानव की विजय की हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे पास में क्या आ रहा है, वनस्पति जगत आ रहा है, और दूसरा हमारे पास में कौन सा जगत आ रहा है, जंतु जगत आ रहा है। यानी बोटनिकल कम्युनिटी और जूलॉजिकल कम्युनिटी की बात कर रहा है। कौन बात कर रहे हैं हमारे पास में, हम मुख्य रूप से बात करते हैं किसकी, हम आपसे बात कर रहे हैं जीन ब्रुन्स महोदय की। किसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं जीन ब्रुन्स महोदय की। तो जीन ब्रुन्स महोदय हमारे को क्या कह रहे हैं, एक तो मानव ने वनस्पति जगत पर विजय प्राप्त कर ली है, मानव जहाँ तक दुर्गम क्षेत्र था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, वहाँ तक पहुँच गया है। दूसरा हमारे पास में क्षेत्र आ रहा है जंतु जगत, जो हिंसक प्रकार के प्राणी थे, उन प्राणियों पर भी मानव ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। मानव उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। मानव अब उनको अपने अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्य करवाता है, जो जिन्हें हिंसक जानवरों के पास में पहले मानव नहीं जाता था, वहाँ तक मानव की क्या हो गई है, वहाँ तक मानव की पहुँच हो गई है। मुख्य रूप से बात करें कि मानव वहाँ तक क्या कर लिया है, मानव वहाँ तक पहुँच गया है। अगला फैक्ट है कृषि एवं पशुपालन के दो तथ्य। कृषि एवं पशुपालन के कितने तथ्य, यानी दो तथ्य, यानी कृषि एवं पशुपालन के
यानी